हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम बीपीएससी मेंस एग्जाम में आंसर राइटिंग को लेकर बात करेंगे। आंसर राइटिंग को लेकर आप सभी के मन में दुविधा रहती है, बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है कि हमारा आंसर राइटिंग किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, आंसर की शुरुआत कैसे करें, आंसर के इंट्रोडक्शन में क्या हो, आंसर के बॉडी में क्या लिखना चाहिए, कंक्लूजन कैसा हो। अगर आप बिल्कुल इस बारे में आपको जानकारी नहीं है, बिल्कुल जीरो लेवल से एक्सपर्ट तक लेवल के आपका आंसर किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, तो इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मेनली मैंने इससे लेकर कुछ पॉइंट्स बनाए हैं आंसर राइटिंग को लेकर। इन्हीं सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है कि जीरो से शुरुआत राइटिंग की किस प्रकार करें। जीरो से शुरुआत अपने आप आंसर राइटिंग किस प्रकार कर सकते हैं। पेजेस कितने लिखे जाने चाहिए, ये भी बहुत सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है कि कितने पेज में हमारा आंसर होना चाहिए। तीसरा है कि एक आंसर के लिए हमें कितना समय देना चाहिए, ये भी एक समस्या रहती है सभी के मन में। और लास्ट है कि हैंड राइटिंग मैटर करता है कि नहीं, ये भी एक सवाल रहता है सभी के मन में कि हैंड राइटिंग हमारा जो है अगर ख़राब है, किसी किसी का हैंड राइटिंग थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो वो मैटर करता है कि नहीं, मार्क्स कम मिलते हैं क्या ख़राब हैंड राइटिंग पे। तो ये भी कई सारे लोगों के मन में दुविधा रहती है। तो इन्हीं सारे पॉइंट्स पे हम इस वीडियो में बात करेंगे। आंसर राइटिंग को लेकर आपने कई सारे टॉपर्स के वीडियो को सुना होगा, कई सारे कोचिंग के टीचर्स के वीडियो को भी सुना होगा। सब में ये बताया जाता है कि मेंस एग्जाम अगर आपको पास करना है तो आंसर राइटिंग में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, आंसर राइटिंग आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। लेकिन कभी किसी ने ये बताने की कोशिश की है कि आपका अगर अच्छा नहीं है तो आप इसको सुधारेंगे कैसे, किस प्रकार आप लिखना स्टार्ट करेंगे। आपको कलम चलाना तो पहले आना चाहिए, तब तो आप अच्छा आंसर लिखेंगे, तब तो आप 4 पेज 5 पेज का आंसर लिख पाएंगे। लेकिन अगर आप स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हैं तो इसका क्या उपाय है, तो इसमें हम इसी बारे में बात करेंगे। तो आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है, ये सही बात है। आंसर राइटिंग के बल पर ही आपका अच्छा रैंक मिलता है, अच्छा मार्क मिलेगा, अच्छा मार्क्स आपको मिलेगा तो अच्छा रैंक मिलेगा। तो लेकिन आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे की जाए, सबसे पहली बात ये है। तो आंसर राइटिंग की शुरुआत करने से पहले, आंसर राइटिंग तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन इसकी शुरुआत करने से पहले कई सारे स्टेप्स हैं, कई सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनको आपको फॉलो करना पड़ेगा, जिनको फॉलो स्टेप बाय स्टेप करके ही आप अपने आंसर को अच्छा बना सकते हैं। तो क्या क्या वो स्टेप्स हैं, ये जानते हैं। तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि आप किसी गाय के बारे में या घोड़े पे, गाय पे आप निबंध लिखिए, तो क्या आपको इसके बारे में 1 मिनट भी सोचना पड़ेगा? नहीं सोचना पड़ेगा। ऐसा क्यों होता है? आप तुरंत धड़ाधड़ 4 से 5 पेज लिख देंगे। गाय के बारे में लिखने को कहा जाए, हाथी के बारे में लिखने को कहा जाए, ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? अपने बारे में लिखने को कहा जाए तो ऐसा इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि हम इन सभी चीज़ों को हमेशा अपने चारों तरफ देखते रहते हैं, हमेशा इन चीज़ों को निरीक्षण करते रहते हैं। गाय के 4 पैर होते हैं, ये ऐसे खाती है, ये खाती है, वो खाती है। तो ये सारे नॉलेज हमें हमें कैसे पता हुआ? बचपन से हम इन सभी चीज़ों को देख रहे हैं, बार बार इन सभी चीज़ों पर हमारा ध्यान जाता है, ये आसपास हमारे ये सभी चीज़ें मौजूद हैं, तो हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज है और इन चीज़ों के बारे में हम बहुत ही आसानी से लिख देते हैं। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम चेंज करके बीपीएससी के मेंस के कोई क्वेश्चन उठा लें, जैसे कि न्यायिक सक्रियता के बारे में लिखिए, कृषि के क्या समस्याएं हैं, ये सब के बारे में लिखिए, तो मान लीजिए कि आप 10 से 5 लाइन तो लिख देंगे। लेकिन बीपीएससी मेंस के आंसर के डिमांड के अनुसार आप लिखने में आपका जो कलम है रुक जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपके पास उस विषय में नॉलेज की कमी है। अब नॉलेज की कमी सबसे पहला जो सीढ़ी है ये है कि नॉलेज की कमी है आपके पास। अब नॉलेज की कमी को कम करने के लिए आंसर राइटिंग अच्छा करने से पहले आपको अपने नॉलेज में सुधार करना पड़ेगा। नॉलेज आपको कहाँ से आएगा? नॉलेज के लिए आपको क्या करना है? नॉलेज के लिए पहले किस चीज़ के बारे में नॉलेज चाहिए, ये पहले जानना जरूरी है। तो नॉलेज हमें चाहिए कि जो सिलेबस में टॉपिक्स दिए गए हैं उसके बारे में। तो सिलेबस आपको सबसे पहला काम है कि मेंस का आपको सिलेबस उठाना है, GS1 हो, GS2 हो या ऑप्शनल हो, इन तीनों का आपको सिलेबस लेना है। और तीनों के सिलेबस में जो जो टॉपिक जो स्पेसिफिक रूप से मेंशन किए गए हैं, जैसे GS1 का ही हम एग्जाम्पल ले लें तो इसमें आपको पाल कला, मौर्य कला, पटना कलम, बिरसा मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भारत छोड़ो आंदोलन, ये सभी जो टॉपिक्स हैं
हैं 1857 की क्रांति, कुंवर सिंह की भूमिका, ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो स्पेसिफिक रूप से मेंशन किए गए हैं। तो इन सभी टॉपिक्स को क्या करेंगे, आप अपने कॉपी में नोट करेंगे। GS1 का सिलेबस और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इसको आप पहले बनाएंगे। GS2 का सिलेबस और लिस्ट ऑफ टॉपिक्स, इसको आप करेंगे। ऑप्शनल जो आपका है उसको आप लिख के उसके लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को बनाएंगे। या पहले अभी ऑप्शनल को साइड रखते हैं, GS1 और GS2 के बारे में ही बात करते हैं। तो GS1 और 2 का आपने लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बना लिया। अब लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाने के बाद आपका क्या काम है, या तो आप 3 तरह से लिस्ट ऑफ टॉपिक्स को आप अपने नोट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। पहली चीज़ कि आपने किसी कोचिंग को ज्वाइन किया है, कोचिंग के नोट्स से आप इसे लिख सकते हैं। टीचर जो पढ़ा रहे हैं उस नोट्स को आपने लिखा है उस टॉपिक के बारे में। दूसरा है कि आपने किसी कोचिंग का नोट्स लिया हुआ है, खरीदा हुआ है, क्लास नोट्स या प्रिंटेड नोट्स, उससे आप अपने नोट्स को तैयार करेंगे। तीसरा है कि आप कहीं यूट्यूब पे सर्च करके, इंटरनेट पे सर्च करके उस वीडियो को क्या करेंगे, आप 4 से 5 पेज का या मैक्सिमम 6 पेजेज का आप उस टॉपिक का नोट्स बनाएंगे। अब एक एक टॉपिक का आपके पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि जो BPSC का एग्ज़ाम है यहाँ पे आपको 8 क्वेश्चन लिखने को आता है। अब 8 क्वेश्चन लिखने के लिए आपके पास 36 पेजेज रहते हैं। तो अगर 8 को आप 36 से विभाजन करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो मैक्सिमम आपको 4.5 पेज में या 4 पेज मान लीजिए, तो 4 पेज में आपको एक आंसर को मैक्सिमम लिखना है। तो इसके लिए क्या होना होगा कि आपके पास मैक्सिमम 6 पेजेस का अगर नोट्स होगा, तो अगर बिरसा मुंडा जो टॉपिक दिया हुआ है, ये तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के एनालाइज किया होगा कि ये बार बार पूछा जाता है, हर अल्टरनेट ईयर पे ऐसे टॉपिक्स पूछे जा रहे हैं। तो आपके पास ये रटा रटाया नोट्स होना चाहिए ऐसे टॉपिक का जो बार बार रिपीटेड हो रहे हैं। तो बार बार आपको एक ही नोट बनाइए, एक ही बार अच्छे मटेरियल से, जो भी आपको समझ में आए, या तो कोचिंग का नोट्स हो, इंटरनेट हो, कोई भी सोर्स हो, तो उसको आपको एक अच्छा सा नोट्स बनाना है और उस नोट्स को रट जाना है। लिटरली उस नोट्स को रट जाना है। और आपके एग्जाम में कलम अब रुकना नहीं चाहिए। अगर एक बार आपने स्टार्ट कर दिया लिखना, तो कलम नहीं रुकना चाहिए। इस तरीके से वो आंसर आपके दिमाग में फिट होना चाहिए। तो पहली स्टेप्स तो यही है। पहला स्टेप में आंसर राइटिंग को लेकर कि आपको नॉलेज इकट्ठा करना है। जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आपके पास हैं उसको आप अलग अलग सोर्सेज से, जो सोर्सेज आपको समझ में आए उसको आपको नोट्स बनाना है उस लिस्ट ऑफ टॉपिक्स का, और उसको रट जाना है, उसको याद कर लेना है। तो पहला स्टेप हो गया ये आंसर राइटिंग को। दूसरा स्टेप क्या है कि स्टिक टू वन सोर्स, यानी कि किसी एक सोर्स को आप फॉलो करिए। आप मान लीजिए आपने बिरसा मुंडा विद्रोह का आज मेरा वीडियो देखा, कल किसी आस्था यस नोट्स का आपने ले लिया मटेरियल, फिर आप श्योर सक्सेस कोचिंग का आपने ले लिया, फिर किसी दूसरे टीचर का आपने ले लिया। तो ऐसे आप क्या कर रहे हैं, अपने नॉलेज को घुमा रहे हैं इधर से उधर। तो आपको एक सोर्स पे स्टिक होना चाहिए। जो भी आपको सोर्स अच्छे से समझ में आए, जिस सोर्स को आप अच्छे से याद कर सकते हैं, या उन सभी सोर्सेज को मिलाकर आप एक अपना अच्छा नोट्स तैयार कर सकते हो, तो ये काम भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कितने भी बार आपको वो क्वेश्चन दिया जाए, तो आपका आंसर अगर एक ही आ रहा है, एक ही बात आप लिख रहे हैं, तो आपकी अच्छी नॉलेज है उस विषय को लेकर। और अगर बार बार आप अपना आंसर बदल रहे हैं, बार बार उस क्वेश्चन को आंसर को आपका अलग अलग आ रहा है, तो इसका मतलब कि आप क्या कर रहे हैं, उस आंसर को आपका जो है वो आपका आंसर नहीं है। आपने अलग अलग सोर्स इस्तेमाल किया है, अलग अलग जगहों से आप अनुमान लगा के उस आंसर को लिख रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके पास बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि एक सोर्स आपने फॉलो किया और उस सोर्स को आपने बिल्कुल 100% अपने दिमाग में बैठा लिया है कि कभी भी ये क्वेश्चन मुझसे नींद में, सपने में भी ये क्वेश्चन पूछा जाए तो उसका मैं वही आंसर दूंगा। इस तरीके से आपके उस सारे टॉपिक्स को तैयार करना होगा। तो तीसरा हमने बात किया, पहला नॉलेज इकट्ठा करना, दूसरा लिस्ट ऑफ टॉपिक्स सिलेबस से उठाकर और उनका नोट्स बनाना, और तीसरा हो गया कि स्टिक टू वन सोर्स, यानी कि एक स्रोत पे आपको बिल्कुल निर्भर रहना है। एक स्रोत जो आपने बनाया है उस पर निर्भर रहना है। चौथा है कि आपको क्या करना है, क्वेश्चन बैंक को देखना है। क्वेश्चन बैंक यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक KBC नैनो का सबसे ज़्यादा इसमें देखा जाता है कि सभी के पास अवेलेबल रहता है। तो KBC नैनो के क्वेश्चन बैंक को आप देखेंगे, और KBC नैनो के क्वेश्चन बैंक को लेकर मान लीजिए मैंने भी अपने टेलीग्राम पे कभी कभी मैं क्वेश्चन देती हूँ, तो कोई लिखते हैं स्टूडेंट, कोई तो क्या करते हैं, सेम टू सेम उतार देंगे बुक का, या किसी करंट अफेयर का क्वेश्चन मैंने दिया तो दृष्टि के वेबसाइट का सेम टू सेम लिख देंगे, कॉपी कर लेंगे उसका। तो ऐसे मार्क्स आपको नहीं मिलता है। जो एग्जामिनर बैठा है वो बेवकूफ़ नहीं बैठा है, उसको भी मालूम है कि कहाँ से किस तरीके से आपने अपना एक्सप्रेशन दिया है, या कहीं से आपने इसको कॉपी करके लिखा है। तो ये आपको समझ बनाना होगा। आप पहली बार देख के ही लिखिए, लेकिन
लिखते लिखते देख के ही लिखिए, उसको याद कर लीजिए। लेकिन फिर अगर आपको लिखने को दिया जाए, जब आप अपना नोट्स तैयार कर ले, तो आपके पास ऐसी कैपेसिटी होनी चाहिए कि किसी भी तरीके से आपसे पूछा जाए उस क्वेश्चन को, तो आपका सेम आंसर हो, आपने सेम सोर्स से लिखा हो, एक ही सोर्स को आपने फॉलो करके उस आंसर को बिल्कुल रटा-रटाया बना लिया हो और सेम आंसर आपका हर बार आए। तो ये एक तरीका हो सकता है, जो कि मैंने ये 3-4 स्टेप्स बनाए अपने आंसर को सुधारने का। चौथा इसमें बात है क्लियर हैंड राइटिंग की, यानी कि किसी की जो हैंड राइटिंग होती है वो क्लियर नहीं होती है, तो उन्हें ये डर रहता है कि क्या मेरा मार्क्स अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसमें ये कहना चाहेंगे हम कि आप कोशिश करिए कि क्लियर लिखने का, साफ-साफ लिखने का, शब्दों को अलग-अलग लिखने का। यानी कि एक-एक जो लेटर्स होते हैं, उसको अलग-अलग अगर आप लिखेंगे तो वो बस रीडेबल होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि वो देखने में अच्छा लगे, वो पढ़ने में सुगम होना चाहिए। कोई भी देखे तो उसे पढ़ पाए। हैंड राइटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी देखे, अगर किसी भी तरीके से उसको नज़र जाए उस लेटर पे, तो वो उसको पढ़ पाए। ये आपकी राइटिंग होनी चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि एक लाइन में आप 5 से 6 वर्ड लिखें और मैक्सिमम 100 वर्ड्स का एक पेज आप लिखें। तो इससे क्या होगा कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी नहीं भी है, फिर भी वो रीडेबल होगी, पढ़ने योग्य होगी। और अगर पढ़ने योग्य होगी तो आपने क्या दिया है, क्या आपका एक्सप्रेशन है उस आंसर को लिखकर, वो एग्जामिनर समझ जाएगा और आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे। तो हैंड राइटिंग को लेकर ये बात हो गई। तो हमने बहुत सारे टॉपिक्स पे इस पे बात किया इस वीडियो में। पहला हो गया कि आपको नॉलेज की ज़रूरत है, दूसरा हो गया आपको कि आपको लिस्ट ऑफ टॉपिक्स बनाने हैं सिलेबस से, तीसरा हो गया कि आपको नोट्स देखना है, और चौथा हो गया कि आपको स्टिक टू वन सोर्स, एक ही स्रोत पे आपको निर्भर रहना है। जो भी आप नोट्स बनाए उसी को बिल्कुल रट जाइए और उसी को फॉलो करिए। आप बार-बार आप अपना आंसर चेंज करने की कोशिश मत करिए। और चौथा हमने पाँचवा बात किया हमने कि हैंड राइटिंग पे कि क्लियर आपका रीडेबल, पढ़ने योग्य आपका हैंड राइटिंग हो। तो इस तरह से आप अपने आंसर राइटिंग में सुधार कर सकते हैं। और क्या कीजिए कि देख के ही लिखने की शुरुआत कीजिए, देख के ही लिखिए। लेकिन लिखते-लिखते अपनी हैबिट इस प्रकार से आप डेवलप कर लीजिए कि उस आंसर को, उस क्वेश्चन के आंसर को आप परफेक्ट बिल्कुल लिख पाएँ। 3-4 बार आप देख के लिखिए अलग-अलग सोर्सेज़ से, लेकिन उन अलग-अलग सोर्सेज़ से आप खुद का अपना नोट्स बनाइए और खुद के उस नोट्स को आप एक्सप्रेस करने की कोशिश कीजिएगा एग्ज़ाम में। तो ये कैसे होगा? बार-बार प्रैक्टिस से होगा। एक ही क्वेश्चन को आप 3-4 सोर्सेज़ से देखिए कि इस सोर्स में क्या दिया गया है बिरसा मुंडा विद्रोह के बारे में, सीएमई ने क्या दिया है, आस्था ने क्या दिया है, परफेक्शन ने क्या दिया है, किसी यूट्यूब चैनल वाले ने क्या दिया है, और उन सभी का निचोड़ आप अपना नोट्स बनाइए। तब जाके आपका नोट्स अच्छा हो सकता है और तब जाके आप अच्छी आंसर राइटिंग की आंसर को लिख सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि जो क्वेश्चन है उसके बॉडी में क्या होना चाहिए, उसके कंक्लूजन में क्या होना चाहिए, उसके इंट्रोडक्शन में क्या होना चाहिए। तो इन सभी टॉपिक्स पे हम किसी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।